हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। हम लोग आज वेक्टर्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए। लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स सीखा था और अब हम लोग उसी का कंटिन्यूशन करने वाले हैं। लास्ट वाले वीडियो का जो फॉर्मूला डिराइव हुआ था, वीडियो के एंड में जो फॉर्मूला डिराइव हुआ था वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कुछ बच्चों को यहीं पे कुछ कन्फ्यूजन है, उसी को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेट्स से दो वेक्टर जो भी है ए और बी, इनकी वैल्यूज ना बदल पाए पर हम लोग पर इनका एंगल बदल सकते हैं। लेट्स से कोई ऐसा केस है, हो सकता है हम लोग ए ऐसे रख दें, बी को ऐसे रख दें, या फिर ए ऐसे रख दें फिर बी को ऐसे रख दें। माथे पे वेक्टर सिंबल देना मतलब वेक्टर क्वांटिटी है तो उनमें डायरेक्शन कंसिडर होगा, राइट। तो फिर रिजल्टेंट ये होता, अगर ये होता ए और ये होता बी तब ये रिजल्टेंट होता, राइट। अगर ये होता ए और बी इस तरह लाइंड होता तब ये होता रिजल्टेंट। अगर ये होता ए और इस तरफ होता बी तब ये होता रिजल्टेंट एंड सो ऑन। तो जब ए और बी अलग अलग एंगल पर रहे, दिस इज द एंगल थीटा, राइट, दिस इज द एंगल थीटा 90 डिग्री, दिस इज द एंगल थीटा। तो जब ए और बी अलग अलग एंगल पर रहे तो रिजल्टेंट विल बी डिफरेंट, राइट। बट देयर इज ऑलवेज अ मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है, ये फाइंड आउट करना है। तो अगर फॉर्मूला वाइज बात करें तो ए और बी तो बदल नहीं रहा, तो क्या बदल सकता है सिर्फ यहाँ पे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, +1, और कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, -1। तो जब +1 होगा तब आर कितना होगा, दिस विल बी आर मैक्सिमम। कितना होगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस थीटा तो +1 है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट ओवर मतलब a प्लस बी, राइट। तो आर मैक्स कितना होगा, a प्लस बी। नाउ इफ इट इज कॉस थीटा इज -1 तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a माइनस बी का मॉड। अब मॉड इसलिए कि हो सकता है a बड़ा हो सकता है b बड़ा हो, तो मॉड मतलब खाली वैल्यू से मतलब है, बिकॉज एनीवेज इस तरह लिखना मतलब हम मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। आई होप याद होगा सबको, वेक्टर r का मॉड लिखो या सीधा r लिखो, बात बराबर है, राइट। तो मैक्सिमम a प्लस भी हो सकता है और मिनिमम a माइनस भी हो सकता है। मतलब दोनों वेक्टर का जो वैल्यूज है, लेट्स से वेक्टर a का वैल्यू है 5 यूनिट और वेक्टर b का वैल्यू है 3 यूनिट्स। लेट्स से यूनिट्स बोलना इसलिए क्योंकि हो सकता है ये फोर्स वेक्टर हो सकता है वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ भी हो सकता है, बट उनमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो 5 और 3 मैक्सिमम कितना यील्ड करेगा, 8, और मिनिमम कितना यील्ड करेगा, 2। द मैजिक इज हम लोग बहुत बार ना देखेंगे कि भाई 5 और 3 का रिजल्टेंट आ रहा है 5, और मे भी बहुत बार हम लोग ना ये सोचना बंद कर चुके होंगे कि ये है तो वेक्टर ना, क्योंकि अलग अलग जगह प्लेस करने पर ये लेंथ बदल रहा है। लेट्स से ऐसे गए और ऐसे गए तो ये जो रिजल्ट आया, फिर इस तरह और इस तरह गए तब जो रिजल्ट आया, दोनों अलग अलग है। अभी तक हम लोग सिर्फ स्केलर्स को ऐड करते थे, मतलब 3 + 3 6 होता था, क्योंकि हम लोग सिर्फ नंबर लाइन पे मूव करते थे कि 3 कदम इधर गए फिर 3 कदम इधर गए। मतलब एक तरह से सिर्फ मोशन इन 1D था, 1 डायमेंशनल मोशन था। पर जब मोशन इन 2D हो या 3D हो तो सिर्फ एक लाइन मोशन तो होगा नहीं, कैसे भी जा सकते हैं। तो 5 + 3 अब जरूरी नहीं कि सिर्फ 8 होगा, कुछ और भी हो सकता है बेस्ड ऑन किस एंगल पे रखा हुआ है। बट हाँ इतना पक्का है कि मैक्सिमम ये 8 होगा और मिनिमम ये 2 होगा। कोई बोल दे रिजल्टेंट मेरा यहाँ पर लेट्स से 1 है, दैट्स नॉट पॉसिबल, या 1.9 है, वो भी पॉसिबल नहीं है। 2 से छोटा हो ही नहीं सकता, 8 से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि a प्लस बी से बड़ा नहीं हो सकता और a माइनस बी से छोटा नहीं हो सकता फॉर अ गिवन वेक्टर a एंड b, राइट। अब इस पर ना कुछ एप्लीकेशंस हैं और भी, जैसे कि HCV में कुछ क्वेश्चंस हैं। लेट्स से स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। HCV का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए चीज़। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये अगर y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो पहला वेक्टर जो है वेक्टर a, कोई भी वेक्टर ये हो सकता है फोर्स वेक्टर हो सकता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, पर एक वेक्टर क्वांटिटी है जो 30 डिग्री पे रखा गया है, लेट्स से 20 डिग्री पे रखा गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वेक्टर a का मैग्नीट्यूड भी बताया हुआ है, इट इज 3 यूनिट्स। वेक्टर b इसी x एक्सिस के साथ 110 डिग्रीज बना रहा है। तो बेटा अगर ये 110 और ये 20 मतलब आपस में कितना बन रहा है 90, राइट।
और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बता दिया गया क्वेश्चन में 4 यूनिट्स। क्वेश्चन एज यूजुअल जो था वही है, फाइंड आउट द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बोलने का मतलब वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसको और इसको, इन दोनों के इफेक्ट्स को ऐड करके रिजल्टिंग इफेक्ट क्या क्रिएट होगा उसको बताना है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी बताना है उसका और उसका डायरेक्शन भी बताना है अपने को, राइट। ओके, नाउ क्या ये एंगल दिख रहा है? ये अगर 110 और ये 20 या 90 था तो आर का फॉर्मूला क्या सीखे अपने वेक्टर एडिशन के लिए, दो वेक्टर के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये चीज स्केलर में पॉसिबल नहीं, बात समझ में आ रहा है ना, बिकॉज उनमें कोई डायरेक्शन होता नहीं है, तो एंगल बनेगा कहाँ? तो ए क्या है यहाँ पे 3, बी का यहाँ पे 4, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस 90। बेटा कॉस 90 कितना होगा? 0। तो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 25, रूट ओवर 25 कितना हो जाएगा? 5, और ये तो 0 हो गया। तो ये हो गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, राइट। नाउ आगे कुछ करने के पहले एक अंडरस्टैंडिंग वापस रिकॉल बैक करते हैं लास्ट वाले वीडियो से। बेटा इस वेक्टर बी को जो हम लोग यहां बनाए हैं इसको हम लोग यहां भी बना सकते हैं। ये पैरेलल स्लाइडिंग अलाउड है गिवन ये फ्री वेक्टर्स है। वेक्टर्स टाइप्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं ना, फिक्स्ड वेक्टर्स होते हैं, फ्री वेक्टर्स होते हैं, बाउंडेड वेक्टर्स होते हैं। हम लोग जिस वेक्टर का बात कर रहे हैं अपने लेवल पर, अपने सिलेबस में अभी, वो सारे फ्री वेक्टर्स हैं, उनको पैरेलली स्लाइड करना, शिफ्ट करना अलाउड है। मतलब अगर इसका लेंथ और इसका ओरिएंटेशन चेंज ना किया जाए तो हम लोग इसको आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग इस वेक्टर को इधर ना बना के कुछ इस तरह वेक्टर ए को इधर और वेक्टर बी को ठीक यहाँ पे ले जाके रख दिए। और इमेजिनेशन के तौर पर अगर क्लियर रखना है थोड़ा सा, लेट्स से यहाँ से हम लोग यहाँ तक गए, फिर यहाँ से हम लोग यहाँ तक गए, मतलब डिस्प्लेसमेंट लेके सोचो, आसान रहेगा और कुछ नहीं। हो सकता है ना हो डिस्प्लेसमेंट, बट सोचने के लिए अच्छा लगता है कि अपने यहाँ से आ गए फिर यहाँ से आ गए, तो अल्टीमेटली कहाँ से कहाँ गए, राइट। अगेन प्लीज माइंड दैट ये डायग्राम भी ना मैंने क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ के बनाया था। तो अगर हम लोग क्वेश्चन को ड्रॉ कर लें तो हाफ द वर्क इज डन, आधा काम तो पहले ही हो गया अगर ड्रॉ कर लिए तो ड्रॉ करना सीखो पहले। तो फर्स्ट पार्ट ड्रॉ किए थे इस तरह, उसको बस थोड़ा रीड्रॉ किए। तो बेटा अपने को पता है ये कितना है 3 और ये कितना है 4। ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा बन गया, पर तो छोटा बनना चाहिए था, ये थोड़ा बड़ा बनना चाहिए था, जो भी। तो 3 4 तो ऑब्वियसली 5 होगा, बिकॉज 3 4 5 ट्राइंगल सबको पता होगा। जब 3 और 4 में 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट क्या होता है 5, राइट। अच्छा ये वाला एंगल तो अपने को पता है 20 डिग्री है ना, अपने को ये एंगल निकालना है। लेट्स से जो बच्चे भी 3 4 5 ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट जानते होंगे उनको पता होगा, बट जिनको नहीं पता है बेटा ये 4 के सामने वाला जो एंगल होता है ना, याद करके रख लो, बहुत काम में आएगा। ये 53 डिग्रीज ही होता है, और 3 के सामने वाला ये जो एंगल होता है ना, ये 37 डिग्री का होता है 3 4 5 ट्राइंगल में। ये इसका जो भी रेशियो में रहेगा, मतलब अगर हो सकता है ये 8 6 और ये 10 होता तो बड़े वाले साइड के सामने बड़ा एंगल और छोटे वाले साइड के सामने छोटा एंगल रहेगा, राइट। तो समबडी सेज यू साइन 53 बताने, क्या बता दोगे आराम से? कैसे? साइन 53 ना, p/h 4/5। कोई बोले cos 53 क्या हो गया? b/h। कोई बोले tan 53 बताने 4/3 p/b। कोई बोले sin 37 3/5, cos 37 4/5 एंड सो ऑन। तो 3 4 5 ट्राइंगल में 4 के सामने वाला साइड का एंगल जो होता है, 4 के सामने वाला जो एंगल होता है वो होता है 53 डिग्री। तो अपना जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड था 5 और वो ए के संग बना रहा है एंगल 53, तो रिजल्टेंट के संग कितना एंगल बना रहा है, मतलब विद द एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है? 73 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। और कितना? 5 यूनिट्स इज द मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया अपना कंप्लीट आंसर। वैल्यू भी दिख गया और डायरेक्शन भी दिख गया, राइट। ओके, नाउ नोइंग दिस लेट्स प्रोसीड फर्दर। ठीक है ना। तो अपने इस तरह बिना कुछ ज़्यादा माथापच्ची, बिना कुछ ज़्यादा मेहनत के, फॉर्मूला भी था अपने पास पर अपने फिर भी इससे ही कर लिया, बिकॉज यहाँ पे काम करना ऐसे आसान लगा मेरे को। तो कभी कभार ना अपने कॉमन सेंस को भी अप्लाई करना पड़ेगा कि जरूरी नहीं कि हमें फॉर्मूला यूज़ करें। कंसेप्चुअली कोई काम अगर हो सकता है या लॉजिकली कोई काम हो सकता है ना, दैट विल बी बेटर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, दूसरे का भी 10 यूनिट, बोथ आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, 10 यूनिट्स ईच। एक्स एक्सिस संग इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री और इसका बन रहा है 60 डिग्री। ये है एक्स और ये है वाई। क्वेश्चन में दिया हुआ है
क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ के अपने डायग्राम बना दिए। अपने को अब रिजल्टेंट निकालना है। अगेन दो वेक्टर है तो दो वेक्टर के लिए मेरे पास फॉर्मूला है। मोर देन टू वेक्टर भले हमने सीखे ना हो, पर दो वेक्टर के लिए तो फॉर्मूला है। इनके बीच में क्या एंगल बन रहा है अपने को वो फाइंड आउट करना होता है। दोनों वेक्टर टेल टू टेल लगे हुए ना, नियम सीखो। जब दोनों वेक्टर टेल टू टेल लगे हुए हों, उनके बीच जो एंगल बनता है दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब बहुत सारे बच्चे कहीं मिसअंडरस्टूड ना कर ले, कभी कभी हड़बड़ी में क्या होता है, बहुत बार ना बच्चे ऐसे वेक्टर से लेते हैं और बाबू क्या होता है ना, अपने गलती से ये वाला एंगल भी ले लेते हैं। तो याद रखो, क्लैरिटी के लिए इस वेक्टर को स्लाइड करके टेल पर ले जाओ और देखो यहां पर छोटा वाला एंगल क्या सबटेंड हो रहा है। छोटा वाला एंगल ऑब्वियसली एक रिफ्लेक्स एंगल भी बन रहा है ना, छोटा वाला एंगल। तो ना r इज इक्वल्स टू रूट ओवर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 210 इंटू 10 cos 30। राइट, मार्कर चेंज कर लेते हैं अगर तो बेटर रहेगा, है ना। मार्कर चेंज कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज दिस, रूट ओवर 200 प्लस 200 cos 30, 100 प्लस 100 200, 200 cos 30। क्या हम लोग यहाँ पे 200 कॉमन ले सकते हैं? हाँ, 1 प्लस cos 30 इस तरह। अब दो तरीका था, हो सकता है यहाँ पे हम लोग cos 30 पुट कर देते, कितना होता है √3/2 और सॉल्व कर लेते। एक और तरीका है, और आधा ये तरीका इसलिए क्योंकि हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन में ना ऑप्शन दिखता है, कुछ ऑप्शंस में ना कॉस के टर्म में आंसर छोड़ दिया जाता है, कॉस या साइन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में छोड़ दिया गया है। तो अपने यहाँ पर ना ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ अंडरस्टैंडिंग अपना अप्लाई करेंगे, राइट, जो हम लोग बेसिक क्लास में सीखे थे। फॉर्मूला था cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। काफी काम में आता है ये फॉर्मूला, जान के रखो। वी कैन राइट दिस cos 2 थीटा ऑल्सो एज, सिंस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो व्हाट इज दिस, 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहां पे लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। व्हाट इज r इज इक्वल्स टू 200 इंटू 2 cos स्क्वायर 30, बाहर आ जाएगा 20, 400 है ना। पार्डन मी, पार्डन मी, गलती हो गया यहाँ पे एक 1 प्लस cos 30 ना, 1 प्लस cos 2 थीटा, 30 को 2 थीटा से कंपेयर किए तो थीटा विल बी 15 डिग्री, तो पार्डन मी फॉर दिस। तो r विल बी रूट ओवर 200 इंटू 2 cos स्क्वायर 15। सिंपल करेक्शन, हाँ, 2 थीटा इज 30 तो थीटा इज 15, तो 2 cos स्क्वायर 15 विच इज 20 cos 15। जल्दबाजी में गलती होगी, प्लीज करेक्ट दिस, राइट। तो इस तरह हमने सॉल्व कर लिया। इस तरह से हम और भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट लेट्स मूव फर्दर विद सम थियरी। थोड़ा सा और थियरी पढ़ लेते हैं, फिर वापस प्रॉब्लम सॉल्विंग करते रहेंगे, ठीक है। अब क्या है कि कुछ लॉ दिए गए हैं जो हम लोग को पढ़ने और जान के रखने हैं फॉर 2 वेक्टर्स, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स ओनली। बहुत फेमस लॉ जो है उनमें से वो है कि भाई पहला लॉ है पैरेललोग्राम लॉ, काफी इंपॉर्टेंट है स्कूल लेवल पर। हम लोग बहुत शॉर्टकट में इसको बस ऐसे भी लिख देंगे, मेरा आदत है पैरेललोग्राम लिखने का इस तरह। एंड देन देयर इज ट्रायंगल लॉ। अभी क्या है, अब इसको भी शॉर्टकट में बहुत बार इस तरह लिखते हैं, राइट ना। अगर ये पहला वेक्टर है, वेक्टर ए, और वेक्टर बी कहीं पर भी इस तरह प्लेस कर दिया गया है कॉपी में प्रेजेंट करने के लिए या क्वेश्चन प्रेजेंट करने के लिए, और 2 ही वेक्टर है, तो क्या करेंगे, इस वेक्टर बी को अपने पैरेलली स्लाइड करके ठीक पहले वाले वेक्टर के टेल पर लाके लगा देंगे, मतलब इसका टेल और इसका टेल एक ही पॉइंट पर आ जाए। तो अपने इस वेक्टर को यहां तक लिया है बिना एंगल चेंज किए। हाँ, हो सकता है मेरे से कुछ तो ओरिएंटेशन चेंज हो गया हो, बट बिना एंगल चेंज किए ठीक वही ओरिएंटेशन में उतना ही लंबा लाके रख दिया यहाँ पे। अब पैरेलल में यहाँ पे एक लाइन स्ट्रेच किए, राइट।
और पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिए, इसके पैरेलल में ये और इसके पैरेलल में ये। तो लॉ कहता है जो डायगोनल इन दोनों वेक्टर के बीच से पास करेगा दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। और ये अगर एंगल थीटा है, दिस इज द एंगल अल्फा विच द एंगल मेक्स विच इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ एंगल ए। मतलब हम लोग पढ़े हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी कॉस थीटा। एंड व्हाट इज दिस एंगल अल्फा, याद होगा tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। और जैसे डिराइव किया था ना बेटा, वही चीज़ वैसे ही ये भी डिराइव किया गया, एकदम कुछ अलग नहीं। अगर ये वेक्टर b है तो अपने यहाँ पर इमेजिनरी इस तरह का परपेंडिकुलर और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये पूरा लेंथ हो गया मेरा बेस और ये पूरा लेंथ हो गया परपेंडिकुलर। अपने इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा है, तो अगर ये b है तो हम लोग बोलते हैं ये होगा b cos और ये होगा b sin। इसे कहते हैं रिजॉल्विंग। हम लोग लास्ट वाले वीडियो में सीखे हैं कि जब कभी b इस तरह जाए तो ये दो काम किया, ये इधर भी बढ़ा और ये ऊपर भी गया। और ये अगर एंगल थीटा है तो एक तरह से बोल सकते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अगर अपने को हाइपोटेनियस पता है तो बेस क्या होगा b cos और परपेंडिकुलर क्या होगा b sin। इस तरह रिजॉल्विंग कर नेट एक्स आएगा a प्लस बी कॉस और ये b sin, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट ओवर विल गिव यू दिस। एंड व्हाट इज दिस एंगल, p बाई b इक्वल्स टू tan अल्फा, और वहीं से एंगल। तो प्लीज़ याद रखना ये अल्फा किस संग बन रहा है, a के संग बन रहा है। कोई पूछे b के संग क्या एंगल बन रहा है, देन इट इज ऑब्वियसली थीटा माइनस अल्फा। इतना ही पैरेललोग्राम लो, दोनों वेक्टर टेल टू टेल लगाओ, जो डायगोनल पास कर रहा है वो अपना रिजल्टेंट है। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं ट्राइंगल लॉ क्या है। तो ट्राइंगल लॉ है कि अगर ये पहला वेक्टर है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर यहाँ पे वेक्टर बी, तो टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट और हेड ऑफ सेकंड रादर, यहाँ पे दो ही तो है। अरे बेटा इसी वेक्टर बी को ना हम लोग यहाँ पे रखे जहाँ वेक्टर ए खत्म हो रहा है, जो कि हम लोग अभी तक यूज़ भी करते आए हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ से यहाँ गए, सोचो, फिर यहाँ से यहाँ गए, तो कहाँ से कहाँ गए, टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड, ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। और ये एंगल हुआ अल्फा और इसका लेंथ भी वही इसी फॉर्मूला से मिलेगा। बेटा याद रखना बार बार, बहुत बार वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, बहुत बार ऐसे लिखा जाएगा, दोनों का मीनिंग सेम है। वेक्टर आर का मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड, या फिर आर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है बेटा, वैल्यू, खाली वैल्यू। और ये हो गया एंगल। देखा जाए तो अगर इस पार्ट को पूरा वाइप ऑफ कर दे, ये पार्ट हम लोग पूरा मिटा दें, तो जो बचेगा वो ट्राइंगल ही तो बचेगा। तो ट्राइंगल लॉ नाम इसलिए भी बिकॉज ट्राइंगल बन रहा है, और पैरेललोग्राम लॉ इसलिए बिकॉज यहाँ पे पैरेललोग्राम बन रहा था। ठीक है, आई मीन इसका एप्लीकेशन और भी है, बट ये काफ़ी आसान होता है समझने के लिए। तो यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं कि एंगल कौन सा होता है ए और बी के बीच में, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल हम लोग का थीटा है इस फॉर्मूला में। क्योंकि देखो इसको सरका के यहाँ पे ले आओ और देखो क्या एंगल बन रहा है। राइट, अगेन नोइंग दिस इज लाइक, इसके एक एप्लीकेशन देखो, एक और एप्लीकेशन देखो। तो ट्राइंगल हो तो क्लियर है, इसका एप्लीकेशन देखो, ये ओ, ये ए, ये मान लो बी। तो अगर हम लोग इस तरह लिखें ओ ए बी, मतलब पॉइंट है ये वर्टेक्स ओ ए बी, तो व्हाट इज ट्राइंगल लॉ सेज, ओ ए प्लस ए बी इज ओ बी, राइट। नाउ व्हाट इज वेक्टर ओ ए प्लस ए बी माइनस ओ बी, जीरो, ये इधर आ गया। तो क्या हम लोग इस, ये अगर ओ बी है तो माइनस ओ बी क्या होगा, ये अगर ये ओ बी वेक्टर है तो ये माइनस ओ बी वेक्टर है। तो क्या माइनस ओ बी को हम लोग बी ओ नहीं लिख सकते हैं? तो लेट्स राइट दिस एज ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ओ इज जीरो। मतलब व्हाट दिस इंप्लाइज, व्हाट दिस मीन्स इज कि अगर अपने यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहीं से यहीं आ गए, सम ऑफ ऑल दीज थ्री वेक्टर मस्ट बी जीरो। सही बात है ना, सेम ऑर्डर में अगर रहे तीनों वेक्टर, सेम ऑर्डर में रहे, और हेड ऑफ द लास्ट मतलब थर्ड इज ऑन द टेल ऑफ द फर्स्ट, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट तो बचा ही नहीं, कहीं पर खत्म, वहीं से वहीं पहुंच गए। अगर अगेन सोचने के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को सोचा जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी क्लियर रहेगा रादर। तो इस तरीके से हम लोग पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ से दो वेक्टर के लिए और लॉजिक सीख पाए। ठीक है, अब दो वेक्टर तक का तो बात ठीक है। अच्छा, एक बात तो ये भी जान लेना चाहिए कि जो क्वांटिटी भी इन लॉ को फॉलो करते हैं उन्हीं को वेक्टर्स कहते हैं। जो क्वांटिटी लॉ फॉलो नहीं करेंगे उन्हें वेक्टर्स नहीं कहेंगे। मतलब
मेरे दिमाग में सबसे कॉमन एग्जांपल जो आता है, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन भी रहा है, करंट। करंट एक क्वांटिटी जिसमें I1, I2, ये आई, लेट्स से ये कोई एंगल है थीटा। सोचो ये करंट I1 घुसा, ये I2 घुसा और यहां से I एग्जिट किया, ठीक है ना। टेल मी दिस I क्या होगा? बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ते हैं, जितना करंट यहां से घुसा और यहां से घुसा सब यहां से निकलेगा। जैसे पानी होता है ना, पानी एंटर जितना किया, ये क्या होगा? I1 प्लस I2। पर बेटा इनमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होने के बाद भी दे आर नॉट फॉलोइंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो हर वो क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, जरूरी नहीं है वो वेक्टर्स हो, राइट? जरूरी नहीं कि हर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो वो वेक्टर हो, बट दे नीड टू फॉलो द लॉ ऑफ एडिशन। जैसे क्या इन लोग इस तरह बताए जा सकते हैं क्या? नहीं ना, इस तरह नहीं बताया जा सकता है। इसे सिंपल आईडी करना पड़ेगा इसके लिए। तो अब ये स्केलर है, टेंसर है, जो भी हो, पर ये वेक्टर तो नहीं है, इतना कंफर्म है, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, या फिर दे आर नॉट फॉलोइंग ट्राइंगल लॉ, या फिर दे आर नॉट फॉलोइंग पैरेललोग्राम लॉ। तो जो भी क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है उन्हें हम लोग वेक्टर नहीं कहेंगे, स्केलर कहेंगे, टेंसर कहेंगे, जो भी कहेंगे, पर वेक्टर नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो भी बात की बेटा, 2 वेक्टर्स के लिए किए, और भी एप्लीकेशंस करेंगे। लेट्स नाउ मूव फॉर 3 वेक्टर एडिशन, ठीक है। हम लोग 3 वेक्टर एडिशन पे बात करना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। यहां तक जो भी दिक्कत हो, जो भी डाउट हो, पुट डाउन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, विल आंसर देम, राइट? थैंक यू, कीप वॉचिंग, थैंक यू।